गुड इवनिंग सब्सक्राइबर। ये हमारे ऑनलाइन क्लास का पार्ट 2 है। जैसा कि कल मैंने जो आपसे क्लास लिया था, किसी तकनीकी कारण से मैं आप लोगों को क्लास शेयर नहीं कर पाया था। जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने सॉफ्टवेयर को अपडेट किया था। तो अपडेट करने से क्या है कि जो मैं स्क्रीन कास्ट के द्वारा शेयर करना चाहता था वो लिंक मिसिंग था, वहाँ से उन्होंने हटा दिया था। और जिस तरीके से वो नए अपडेटेड सॉफ्टवेयर में था वो समहाउ आपके लिए यूज़फुल नहीं आ रहा था। तो इस वजह से कल हम शेयर नहीं कर पाए। उस चीज़ को मैं आज लेके आ रहा हूँ। तो कल तकरीबन 40-45 मिनट्स के आसपास हमने क्लास लिया था आपका, जिसमें आपको हमने कवर किया था कि 2023 में जो SNCCO 2023 है, जो 1 सितंबर से लागू हो चुका है, उसमें पिछले साल के तुलना में कुछ बदलाव हुए हैं। उन बदलाव को मैंने डिटेल में कवर किया था। अगर आप में से जो सब्सक्राइबर आज पहली बार आए हैं तो उसका कल का जो मैंने आपको क्लास लिया था उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक डाल दिया है। इस क्लास के बाद वो उसको देख सकते हैं। तो अभी कल के क्लास को हम एक समराइज करते हैं और जो नए आए हैं उनके लिए भी हो जाएगा अच्छा, और उसके बाद हम तुरंत बॉर्डर एरिया के ऊपर सिलेबस के ऊपर आ जाएंगे। तो जो कल के क्लास का एनालिसिस था उसमें जो सबसे धमाकेदार और आपके लिए गुड न्यूज़ था कि इस साल जो भी आने वाला एग्ज़ाम है आपका A, B और C का, उसमें कुछ जो टाइमिंग के बारे में काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले मैं आपको टाइमिंग के बारे में बता दूं कि A सर्टिफिकेट का जो एग्जामिनेशन है और B का, इन दोनों का जो टाइमिंग है वो अभी फिक्स नहीं है, लेकिन आप के लिए जनवरी से मार्च महीने के बीच में ये कभी भी हो सकता है। A और B सर्टिफिकेट का जो एग्जामिनेशन है इस बार कंप्लीट ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चंस होगा। साथ ही OMR सीट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिस पे आपको अपना ऑप्शन या जो करेक्ट आंसर है या जो मोस्ट सुटेबल आंसर है, नियरेस्ट टू द मैच है आपका, उसको आपको डार्क करना होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और वो एग्ज़ाम दें। अब आता है C सर्टिफिकेट। C सर्टिफिकेट का एग्जामिनेशन अगले साल जो होगा वो पुराने तरह से होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव छोटे टाइप के क्वेश्चंस, बड़े टाइप के क्वेश्चंस, लिखने वाले क्वेश्चंस होंगे। तो उसमें कोई बदलाव अगले साल नहीं है। C सर्टिफिकेट MCQ टाइप या OMR सीट पे नहीं होगा, पुराने पैटर्न पे होगा। तो बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछा था कि सर C कैसे होगा, तो वो दोबारा नोट कर लें। A और B कंप्लीट 100% ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप होगा, OMR सीट के ऊपर होगा, लेकिन C सर्टिफिकेट कंप्लीट ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। जैसे पिछले साल हुआ था उसी तरीके से होगा। तो ये तो हो गया आपका एक न्यूज़। दूसरा जो न्यूज़ था वो इस प्रकार से है कि जो सबसे बड़ा बदलाव आया है, चूँकि NCC में पास परसेंटेज कम था, लोगों का स्कोर नहीं हो पा रहा था, पास नहीं कर पा रहे थे, तो इस वजह से आने वाला जो अगला एग्ज़ाम होगा उसमें पास करने के लिए 4 पेपर जो हैं, फर्स्ट पेपर ड्रिल, सेकंड आपका वेपन ट्रेनिंग, तीसरा मिसलेनियस, चौथा स्पेशल सब्जेक्ट जिसमें आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, RBC हो सकता है। इन चारों पेपर में आपको कम से कम 33% मार्क्स लाने हैं और एग्रीगेट टोटल आपको पास करने के लिए 33% लाने हैं। तो इस तरह से जो पहले 45% था एग्रीगेट, उसको घटा के 33% कर दिया गया। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। मोहफ फैज़ान, गुड नाइट। चलिए अभी हम आते हैं विषय के ऊपर। तो ये मैंने आपको गुड न्यूज़ बताया। इसके साथ साथ जो और भी एक खुशखबरी है, जो मैंने आपको सिलेबस कल कवर किया था, तो ड्रिल का इस बार कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, इस बार ड्रिल का कोई भी आपका जो रिटन टेस्ट है नहीं होगा, MCFF। तो इस बार रिटन के बजाय ड्रिल का सारा प्रैक्टिकल होगा। इसके साथ साथ आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट था उसमें थोड़ा बदलाव हुआ है। आपके उसमें से जो मार्क्स हैं कम हो गए हैं। नेशनल इंटीग्रेशन जो है पहले C सर्टिफिकेट में नहीं था, इस बार ऐड हो गया है। लीडरशिप में नंबर जो है पहले से बढ़ गया है।
और सबसे बड़ी चेंजेज जो आया है, आपको एक नया टॉपिक मिसलिनियस मतलब थर्ड पेपर में एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया। इसमें जो ये बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया का जो नया टॉपिक ऐड हुआ है, आज हम उसी का क्लास लेंगे। ए सर्टिफिकेट में इससे आपको 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, बी में आपको 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और सी में आपको 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब सबसे पहला आप बच्चों के मन में, स्टूडेंट के मन में, कैडेट्स के मन में ये प्रश्न स्वाभाविक है कि सर ये बदलाव का पीछे कारण क्या है, क्योंकि हर बदलाव के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और मेरे हिसाब से आज की क्लास में सबसे बेस्ट है, जैसा कि आप अगर जनरल नॉलेज या न्यूज़ को आप ट्रैक करते होंगे तो आपको पता होगा कि अभी वर्तमान समय में 2-3 दिन पहले लास्ट वीक के अंदर आपने देखा होगा कि एक देश की सीमा पे बहुत बड़ा और बहुत ही घातक हमला किया गया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किसी भी देश के लिए उसकी जो बॉर्डर है, चाहे वो ज़मीनी बॉर्डर हो, चाहे पानी हो, चाहे हवा वाला बॉर्डर हो, हर बॉर्डर पे सुरक्षा की बात बहुत मायने रखती है। और किसी भी देश को अगर एक उन्नत देश के रूप में बढ़ना है, डेवलप करना है, आगे बढ़ना है, तो उसको जो उसके बॉर्डर हैं उसकी सुरक्षा बहुत ही ज़रूरी है। और मेरी नज़र में बॉर्डर की सुरक्षा तब तक संभव नहीं है जब तक हम सब भारत के जो नागरिक हैं अपनी जिम्मेदारी को ना समझें, अपने देश के प्रति निष्ठा को ना समझें, तो तब उसके बिना नहीं हो सकता है। तो इस वजह से ज़रूरी है कि हम सब समझें कि हम जो खास करके जो बॉर्डर एरिया में लोग रहते हैं उन अपने आप को समझें कि किस तरह से वो भारत देश के अखंडता पे, भारत देश के नवनिर्माण में, विकास में योगदान दे सकते हैं। और एनसीसी आपको एक इसी कड़ी के अंदर आपको लेके जाता है। तो इसलिए ये एक नया सब्जेक्ट जो है आपको इसमें जोड़ा गया है। तो अभी क्या है कि मैंने जो बताया ये सब चीज़ें हम लोग कल के क्लास में डिस्कस किए थे, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप इस क्लास के बाद वो आप देख सकते हैं। ऑफिशियल एनसीसी बॉय, जय हिंद, एनसीसी माय लाइफ, हाय आरती, हाय रूपा मलकर, जय हिंद, पुष्पेंद्र, जय हिंद, वोल्ट, एओआई, अंशु, एनसीसी एफएफ, हेलो, प्रम सिंह, हाय, मोफ फैज़ान, बूटा सिंह, जय हिंद, ए गेमिंग, जय हिंद। तो आप कुछ मैंने बता दिया कि ये सब जो चीज़ें थी कि अब बॉर्डर एरिया क्यों इंक्लूड किया गया है, आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो अब हम चलते हैं बॉर्डर एरिया के क्लास की तरफ ताकि मैं आपको बता सकूं। अच्छा, इसके साथ साथ जो मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया, क्या सब्जेक्ट बढ़ा क्या घटा वो भी बता दिया, आपको गुड न्यूज़ जो था वो भी दे दिया, और साथ ही साथ मैंने बता दिया कि बॉर्डर एरिया के ऊपर जो टॉपिक ऐड हुआ है आपके मिसलेनियस सेकंड पेपर में कितने कितने नंबर का है। ए में 15 नंबर, बी में 8 नंबर और सी में 10 नंबर। इसके साथ साथ बहुत लोगों का प्रश्न था कि सर कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, तो वो भी मैं आपको छोटा सा एक बता देता हूँ। ए, बी और सी ये तीनों जो परीक्षा होगा वो आपका 180 मिनट का होगा। 180 मिनट मतलब 3 घंटे का वो परीक्षा होगा। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, 9 से 10 का टाइमिंग होगा, स्टार्ट होगा, और आपका उसी हिसाब से 3 घंटे का चलेगा, फिर लंच ब्रेक होगा, फिर उसके बाद आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। कोशिश होगी कि आपको एक दिन में ही खत्म कर दिया जाएगा। सी सर्टिफिकेट का जो एग्जामिनेशन है उसका जो प्रोग्राम है सामान्य तौर पे ये फरवरी महीने में तीसरे संडे को, सी सर्टिफिकेट का एग्जाम फरवरी महीने के तीसरे संडे को हो सकता है। अगर उस समय कोई और कंपटीशन का एग्जाम या आपके यूनिवर्सिटी का बोर्ड का एग्जाम आ जाता है तो वो पोस्टपोन्ड होगा, तो फिर मार्च के पहले संडे को हो सकता है। तो इस तरह से मैंने सी सर्टिफिकेट का एग्जाम कब होगा ये बता दिया। ए और बी का डेट फाइनल नहीं है, जनवरी से मार्च के बीच में किसी भी संडे को आपको होगा, ये ग्रुप लेवल पे डिसाइड होगा। ए ग्रुप लेवल पे डिसाइड होगा, बी जो है आपका डायरेक्टरेट, जिस भी डायरेक्टरेट के आप हैं उस लेवल पे होगा। अब आते हैं हम कि 3 घंटे का जो परीक्षा होगा इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी। ए सर्टिफिकेट के अंदर जो है आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे टोटल 140,
140 questions will be asked in A certificate and each questions will carry 2.5 marks. A सर्टिफिकेट में टोटल 140 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा आपका वो 2.5 नंबर का होगा। अब आते हैं बी सर्टिफिकेट की तरफ। बी सर्टिफिकेट में प्रश्नों की संख्या बढ़ जाएगी। बी सर्टिफिकेट में टोटल प्रश्न आपको 175 175 पूछे जाएंगे और यहाँ पे मार्क्स घट जाएंगे, 2-2 मार्क्स के हर क्वेश्चंस होगा। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन बी सर्टिफिकेट इज 175 एंड ईच क्वेश्चंस विल कैरी 2 मार्क्स। उसी तरह से सी सर्टिफिकेट जो है उसमें भी आपके 175 क्वेश्चंस होंगे और वो सारे के सारे आपके 2 मार्क्स के होंगे। लेकिन ये जो सी सर्टिफिकेट का ऑब्जेक्टिव मैंने बोला अगले के अगले साल, मतलब 24-25 में, तो अगले साल जो सी सर्टिफिकेट होगा वो आप ये निकाल दें कि 175 वाला जो मैंने बोला, तो 175 बी क्वेश्चंस 2 नंबर के बी सर्टिफिकेट में, 140 क्वेश्चंस होंगे 2.5 मार्क्स के ए सर्टिफिकेट में। सी सर्टिफिकेट का जैसे पिछले साल हुआ था पुराने पैटर्न पे, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग टाइप सारे होंगे, वो उस टाइप का आएगा। तो इस तरह से हमने आपको ये बता दिया। अब हम चलते हैं आपको फाइनल कि बॉर्डर एरिया के अंदर क्या क्या कवर होगा। तो बॉर्डर एरिया के अंदर जो सिलेबस है वो आपके 3 हिस्सों में बांटा गया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। और ये जो तीनों पार्ट है उसमें आपके 2-2 लेक्चर होंगे। तो इस तरह से टोटल आपके 6 क्लासेस जो हैं वो होंगे। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड टोपोग्राफी ऑफ बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया। इसके अंदर आपको बॉर्डर कितने प्रकार का होता है, हिस्टोरिकल बॉर्डर की कहानी क्या है उसके बारे में बताया जाएगा, ज्योग्राफी और टोपोग्राफी के बारे में बताया जाएगा। फिर सेकेंड पार्ट में जो होगा सिक्योरिटी चैलेंजेज एंड रोल ऑफ एनसीसी कैडेट इन बॉर्डर मैनेजमेंट, तो उसके बारे में बताया जाएगा। और थर्ड जो होगा सिक्योरिटी सेटअप एंड मैनेजमेंट ऑफ बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया इंक्लूडिंग एयरफोर्स स्टेशन। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पूरा का पूरा डिटेल आपको बॉर्डर एरिया का यहाँ क्लास में कवर कराया जाएगा। योगेश सती, सौम्या भारतीय, ए गेमिंग, एसजी, संदीप, जय हिंद। सर कितने नंबर का एग्जाम होगा? शंकर, आपका प्रश्न मैंने कवर कर दिया। टोटल एग्जामिनेशन जो होगा वो आपके टोटल जो एग्जामिनेशन होंगे थ्योरी वो 350 नंबर के होंगे। प्रैक्टिकल जो है आपका 150 नंबर का होगा। तो 350 के थ्योरी, 150 के प्रैक्टिकल, दोनों मिला देंगे तो टोटल मार्क्स होगा आपका एग्जाम का 500। क्वेश्चंस कितने कितने आएंगे वो मैंने बता दिया। ए सर्टिफिकेट में 140 प्रश्न आएंगे, 2.5 क्वेश्चंस होंगे। 175 आएगा बी में, 2-2 नंबर के होंगे। सी सर्टिफिकेट पुराने डर्रा पे होगा, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग टाइप होगा। जय हिंद कमलदास, जय हिंद। एमसीसी, जय जवान जय किसान, जय हिंद जय हिंद। रूपा, आई लव, जय हिंद, यस सर, जय हिंद। एमसीसी, जय हिंद जय हिंद। मुस्कान, ए गेमिंग, अल्तमस, आरती। तो अब हम चलते हैं आपको सीधे पढ़ाई के ऊपर चलते हैं। तो अभी आपको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप बने रहें। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया होगा ये एक नया टॉपिक ऐड हुआ है। उम्मीद है कि आप सभी को स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अगर क्लियर दिख रहा है तो आप यस या थंबनेल डाल अपना उसको बता सकते हैं। और मैं अपनी तरफ से पूरा हाई रिजोल्यूशन में कर दिया हूँ, तो आपको दिखना चाहिए। तो एक बार आप कंफर्म कर दें कि जो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ वो आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। जय हिंद रोहित, जय हिंद मुस्कान। सर ए सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम कौन से मंथ में होगा? अल्तमस, मैंने बता दिया ए सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम अभी डेट डिसाइड नहीं हुआ है, बट जनवरी से मार्च में हो जाएगा। और ये भी आप मान के चलें कि जल्द से जल्द होगा, तो ज़्यादा संभावना है कि जनवरी में ही ए सर्टिफिकेट हो जाएगा। रिया, दीपांशु, नीरज, अंशु, मोहम्मद फैजान, सुब्रत दास,
तो उम्मीद है आपको ये क्लियर दिख रहा है। तो अभी हम चलते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ए सर्टिफिकेट के अंदर बॉर्डर एरिया के ऊपर जो होंगे 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, बी में 8 नंबर के और सी में 10 नंबर के। पार्ट 1 आपको मैंने बता दिया, पार्ट 2, पार्ट 3 ये 3 पार्ट में है और 2 पीरियड आपके हर पार्ट के हैं, तो टोटल आपके जो 6 पीरियड होंगे। तो इस तरह से। अच्छा, दूसरा, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का था पॉइंट्स कि सर हिंदी में पढ़ाएं, बहुतों का था कि सर इंग्लिश में बताएं। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि ये जो क्लास है मैं बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर करूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं दोनों में एक्सप्लेन करूँ। और आप ही लोगों के लिए मैंने जो नोट्स अपने बनाए हैं आपके लिए, जो बिल्कुल DJNCC के किताब के मुताबिक है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। किसी वजह से अगर आप मिस कर जाते हैं या आप नहीं समझ पाते हैं अभी, तो बाद में भी इस वीडियो को देखकर आप अपने नोट्स को बना लेंगे। यहाँ पे दोबारा ध्यान देंगे, ए और बी सर्टिफिकेट वाले का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें से खास खास जो ऑब्जेक्टिव के प्रश्न होंगे उनको मैंने आपके लिए बोल्ड कर दिया है। आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। शंकर, NCC माई लाइफ, युवराज, प्रम, फरहान, साईं अर्पणा दास, जय हिंद, SPRINTER, यस सर। तो चलिए, बहुत खुशी की बात है, खास करके आप आज जोश जो आप लोगों ने दिखाया है इससे मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो अब हम चलते हैं पार्ट 1 के अंदर सबसे पहले टॉपिक की तरफ, टाइप्स ऑफ बॉर्डर। जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, बॉर्डर हैं, उन बॉर्डर के कितने प्रकार होते हैं। तो जैसा कि बॉर्डर होता है, बॉर्डर हर तरह के होते हैं, टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला आता है जियोग्राफिकल बॉर्डर। जो आपके जियोग्राफिकल बॉर्डर हैं वो, उसके अंदर आपका सबसे पहला आता है लैंड बॉर्डर। आपके जो बॉर्डर होते हैं, लैंड, कोस्टल बेल्ट होता है, एयर, ये 3 तरह के बॉर्डर हो जाते हैं, ज़मीन पे, पानी के ऊपर और हवा में। तो सबसे पहले जियोग्राफिकल बॉर्डर। जियोग्राफिकल बॉर्डर के अंदर आपका जो लैंड बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर के अंदर भारत देश के साथ जो जुड़ा हुआ है वो है अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान। तो ये सारे जो देश हैं उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में हैं। बांग्लादेश एंड म्यांमार जो है वो आपके हमारे भारत के ईस्ट में है। अब इन सब देशों के बारे में डिटेल में थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है। अफगानिस्तान जो है वो एक सेंट्रल एशिया का देश है और उसके साथ हमारी जो बॉर्डर है वो 106 किलोमीटर का बॉर्डर है। और ये बॉर्डर जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उससे जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे उसकी चर्चा की गई है। दूसरा है बांग्लादेश। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि भारत और बांग्लादेश जो हैं एक सबसे ज़्यादा लंबे बॉर्डर को शेयर करते हैं और ये बॉर्डर जो है 4156 किलोमीटर का है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि भारत और बांग्लादेश के बीच का जो सीमा है, ये सीमा पूरे विश्व का सबसे बड़ा बॉर्डर है। 4156 किलोमीटर किसी भी 2 कंट्री के बीच का बॉर्डर नहीं है। तो यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वो किनके बीच में है। भारत और बांग्लादेश के बीच में है। उसकी लंबाई कितनी है? तो 4156 किलोमीटर। इसके साथ साथ कोस्टल लाइन जो है, समुद्री किनारा, वो 580 किलोमीटर है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के अंदर जो राज्य हैं जिनके अंतर्गत हमारा भारत का बॉर्डर सटा हुआ है वो है राजशाही, ढाका, चिट्टागांव, खुलना, रंगपुर और सिलहट। तो ये सारे जो स्टेट हैं बांग्लादेश के, ये भारत के साथ बॉर्डर को टच करते हैं। अब हम पहुंचते हैं अगले देश की तरफ। मोनिका जय हिंद, मुनीस जय हिंद, देवदास जय हिंद। इज द एनी रिबेट फॉर नेशनल लेवल स्पोर्ट्स इन बी एग्जामिनेशन? एग्जामिनेशन में नेशनल लेवल स्पोर्ट्स के लिए कोई रिबेट है कि नहीं है, ये आप अपने एनो से पास जाइए, उनको दिया हुआ है। और इस क्लास के अंत में मैं कोशिश करूंगा उसको रेफर करने की, तो आप अगर बने रहेंगे तो वो मैं आपको बता सकता हूं। भूटान जो है भारत के साथ उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई है 699 किलोमीटर और ये भारत के पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनसे जुड़ा हुआ है।
असम के साथ 267 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश के साथ 217, वेस्ट बंगाल के साथ 183 और सिक्किम के साथ 32। उसके बाद आते हैं चाइना, द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। अभी यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव हो गया है। आपको जैसा पता होगा कि भारत आज की डेट में सबसे ज़्यादा जनसंख्या आबादी वाला देश है, जो चाइना को भी आगे निकल चुका है। तो चाइना के साथ जो है हमारा बॉर्डर जो है, भारत का बॉर्डर, उसकी जो लंबाई है कुल वो है 3488 किलोमीटर। और इस बॉर्डर के अंदर आपके हिमालय की पहाड़ की चोटी भी शामिल है। और इसमें जो हमारा चाइना के साथ जो बॉर्डर है उसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो 9000 फीट से लेके 8700 फीट के बीच में है। और इसको जनरली 3 सेक्टर में बांटा गया है। वेस्टर्न सेक्टर पश्चिमी किनारा, मिडिल सेक्टर मध्य वाला जो सेक्टर है, और ईस्टर्न सेक्टर। तो इस तरह से आप चाइना का बॉर्डर देख सकते हैं कि बांग्लादेश से कम है, 3488 किलोमीटर। उसके बाद अगला बॉर्डर आता है आपका म्यांमार, जिसको कि पहले हम बर्मा के नाम से जानते थे। तो म्यांमार जो है वो आपके साउथ और ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट से जो स्टेट हमारे जुड़े हुए हैं म्यांमार से वो है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट के अंदर। और बर्मा के साथ जो म्यांमार है या इंडो बर्मन बॉर्डर है उसकी जो लंबाई है वो है 1643 किलोमीटर। इसके साथ साथ इंडिया और म्यांमार जो हैं ये अपना अंडमान निकोबार के पास समुद्री जो बॉर्डर है, मैरीटाइम बॉर्डर, उसको भी शेयर करते हैं। उसके बाद आपका अगला आता है नेपाल। नेपाल के साथ हमारा ओपन इंटरनेशनल बॉर्डर है, फेंसिंग नहीं है। ये इसकी जो लंबाई है, भारत और नेपाल के बीच के जो बॉर्डर है उसकी जो लंबाई है वो है 1751 किलोमीटर। और इसके साथ साथ हिमालय की जो तराई वाला इलाका है वो भी आता है। और भारत के जो हिमालय और भारत के बीच में जो गंगा का तटीय इलाका है ये भी इस बॉर्डर के अंदर आता है। भारत और नेपाल के बीच का जो बॉर्डर है इसके लिए एक समझौता हुआ था। उस समझौते का नाम था सुगली ट्रीटी, जो 1816 ईस्वी में नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच हुआ था। उसके बाद हम आते हैं पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसकी जो कुल लंबाई है वो है 3323 किलोमीटर। ये आपके भारत के गुजरात राज्य से शुरू होता है, राजस्थान, पंजाब और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जो अभी इसका स्टेटस चेंज हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर है उसकी जो कुल लंबाई है 3323 किलोमीटर है। इसी नोट्स को यहाँ पर आपके लिए मैंने हिंदी में लेके आया हूँ। सीमाओं के प्रकार कितने होते हैं, उनमें सबसे पहला होती है भौगोलिक सीमाएं। भौगोलिक सीमाएं के अंदर पहला आता है भूमि की सीमाएं। भूमि सीमाएं जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसी चीज़ को यहाँ पे हिंदी में है, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जस्ट उनके लिए मैंने ये लगा दिया है जो हिंदी में कंफर्टेबल हैं वो चाहे तो यहाँ से भी पढ़ लें और या फिर जो मैंने आपको बताया है वहाँ से भी देख सकते हैं। दीपक, ठीक है सर। दीक्षा, सौम्या, प्रिया, सामंत। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, तो इन सब में ऑब्जेक्टिव में आप याद रखेंगे कि किस देश के साथ भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हैं कितने किलोमीटर की हैं, कौन सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है। तो ये सब जो डाटा हैं इससे आपकी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ सकते हैं। चीन है तो चीन के साथ जो हमारी सीमा है वो कितने से कितनी ऊंचाई के बीच में, 9000 से लेके 18,700 फुट के ऊपर है किलोमीटर। चीन के साथ है 3488 किलोमीटर। नेपाल है, नेपाल के साथ सुगाली संधि जो हुई थी उसके अंदर भारत और नेपाल के बीच का बॉर्डर था। और भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है वो है खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा, मतलब ओपन इंटरनेशनल बॉर्डर है, यहाँ पे कोई फेंसिंग नहीं है। उसके बाद हम आते हैं ज्योग्राफिकल बॉर्डर के बाद अगला आपका होता है मैरीटाइम बॉर्डर। जो आपके तटीय प्रदेश हैं वहाँ पे जो आपके समुद्र के अंदर जो सीमाएं होती हैं उसको हम मैरीटाइम बॉर्डर बोलते हैं। ज़मीन से
पानी के अंदर आपका जो है 12 नॉटिकल माइल्स, ये एक समुद्र के अंदर नापने की इकाई है। जैसे जमीन पे हम किलोमीटर, माइल, फुट, मीटर, गज इन सब में नापते हैं, तो उसी तरह से पानी के बीच हम जो नापते हैं उसको हम नॉटिकल माइल कहते हैं। तो समुद्री तट से 12 नॉटिकल माइल के बीच का जो एरिया होता है पानी के अंदर, वो आपका मैरीटाइम जोन कहलाता है, समुद्री सीमाएं कहलाता है। उसके बाद जो आपके आगे के 200 नॉटिकल माइल का जो एरिया है, जो कि डिस्टेंस वाइज अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो 370 किलोमीटर का जो एरिया है, उसे आप कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन। मतलब उसके अंदर मछली मारना, फिशिंग करना, कोई पेट्रोल निकालना, तो वो एरिया आप ही का इकोनॉमी जोन होता है। वहां अगर कुछ पाया जाएगा वो उस देश का कहलाएगा। इसका एक एग्जाम्पल आपको मैं बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूं कि बम्बई के पास जो आपका समुद्र के अंदर पेट्रोल मिला, जिसको हम बॉम्बे हाई के नाम से जानते हैं, वो इसी जोन के अंदर आता है और वो उसके ऊपर भारत का हक है और भारत वहां से निकाल सकता है। और इसी के वजह से आपने देखा होगा कि चाइना जो है ताइवान के इलाके में, वियतनाम के इलाके में जो समुद्री इलाका है, वहां पे जो वो लड़ाई लड़ रहा है वो इसी के वजह से लड़ रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां पे समुद्र के नीचे काफ़ी खजाना, महत्व, खनिज पदार्थ वगैरह हैं, प्लस उसका सामरिक महत्व है। तो ये लड़ाई उसी की वजह से होती है। तो जो आपकी समुद्र की सीमाएं होती हैं, मैरीटाइम बॉर्डर होता है, उसमें आपका 12 नॉटिकल माइल तक आपका टेरिटोरियल मैरीटाइम जोन होता है। 200 नॉटिकल माइल जो कि जमीन में 370 किलोमीटर के बराबर होता है, इसे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन कहते हैं। इस एरिया की पेट्रोलिंग जो है वो उस देश की नेवी करती है और कोस्ट गार्ड के साथ। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि भारत देश के अंदर जो समुद्री सीमाएं हैं वो टोटल 7000 किलोमीटर का बॉर्डर है। और ये जो 7000 का मैरीटाइम बॉर्डर है, ये हम 7 देशों के साथ मिलके बनाते हैं। कौन कौन से वो 7 देश हैं? बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान। तो ये याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको यहां से पूछे जा सकते हैं। विजय, हेलो, माय नेम इज सागर सिंह सामंत, इट इज़ माय सिस्टर आईडी। कोई बात नहीं है, चूंकि मुझे नहीं पता तो मैं तो आपके आईडी से ही पकड़ पाता हूं। तो अच्छी बात है कि आप अपने सिस्टर की लॉगिन आईडी से आप क्लास अटेंड कर रही हैं। सर, ए सर्टिफिकेट में सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में आता है सर, प्लीज टेल। वॉल्ट एवाई आपका कॉल साइन यही है, नाम असली क्या है मुझे नहीं पता। आपने लग रहा है थोड़ा लेट से आप आए हैं। तो जैसा कि मैंने इस क्लास के शुरुआत में बताया था, ए सर्टिफिकेट में सारे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, 350 नंबर का थ्योरी होगा, रिटन एग्जाम होगा, 150 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। सुनील, जय हिंद। आशा गिरी, ठीक है। अल्तमस, यस सर, एस सर, एनसीसी माई लाइफ। अजय वर्मा, जय हिंद। तो अभी हम आ रहे थे, मैरीटाइम बॉर्डर के बारे में पढ़ रहे थे। जमीनी से 12 नॉटिकल माइल के ऊपर जो होता है आपका टेरिटोरियल मैरीटाइम जोन कहलाता है। उसके आगे 200 नॉटिकल माइल जो होता है, जो जमीन में लगभग 370 किलोमीटर के बराबर होता है, उससे एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन कहते हैं और उस जोन को प्रोटेक्ट करते हैं वो उस कंट्री। भारत के साथ जो मैरीटाइम बॉर्डर है वो है लगभग 7000 किलोमीटर का है और ये भारत 7 देशों से मिलकर शेयर करता है। वो देश इस प्रकार से हैं: बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव एंड पाकिस्तान। अब इसके बाद हम आते हैं, कहते हैं ना जमीन हो गया, पानी हो गया, तो अब अगला आता है आपका हवा, एरियल बॉर्डर। तो जो एरियल बॉर्डर है उसको आप फिजिकली कोई लाइन ड्रॉ करके, जिस तरह से जमीन पे और नेवी में समुद्र में करते हैं, उस तरह से एरियल बॉर्डर का कोई क्लियर कट रेखा खिंची हुई नहीं रहती है। ये एक काल्पनिक रेखा होती हैं जो आपके वर्टिकली स्पेस में मूव करता है, चाहे वो जमीनी हो चाहे वो मैरीटाइम बॉर्डर हो। उसके ऊपर पीस टाइम में जो पड़ोसी देश होते हैं उन आपस में समझौता करते हैं और समझौता करने के बाद वे जो पैसेंजर या मालवाहक हवाई जहाज जो होते हैं
उसको आने जाने के लिए अलाउ करते हैं एक दूसरे के एयर स्पेस में। लेकिन सामान्य शांति के समय में किसी भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट को या वैसे जहाज को जो उनके सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकता है, वे उसे अलाउ नहीं करते हैं। अगर उस तरह का मिलिट्री या खतरनाक कोई एयरक्राफ्ट बिना परमिशन के अगर वो घुसता है तो उसको वो नाम देते हैं एयर वायलेशन। मतलब बिना अनुमति के उसकी हवाई सीमा में अगर कोई जहाज घुसपैठ करता है उसे एयर वायलेशन के नाम से जाना जाता है। और जब आपके दोनों देश के बीच का संबंध खराब होता है तो जो ये पैसेंजर और कार्गो फ्लाइट है उस पर भी रोक लग जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि जब जब हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध खराब होते हैं तब तब वो अपना एयर स्पेस भारत के लिए बंद कर देते हैं। उस परिस्थिति में भारत की जो फ्लाइट्स मिडिल ईस्ट या अमेरिका की जो जाती हैं वो वहाँ से न जाके फिर वो डिटूर लेती हैं, बॉम्बे से समुद्र तल से समुद्री रास्ते से होते हुए जाती हैं। तो वो कोई भी देश एक दूसरे को परेशान करने के लिए ये करते हैं। हिंदी में आपको वही जो मैंने अभी आपको बताया था समुद्री सीमाएं के बारे में वो बताया हुआ है कि आपको 12 नॉटिकल मील जो होता है वो समुद्री क्षेत्र कहलाता है। उसके आगे जो है 200 नॉटिकल माइल्स तक जो होता है वो EEZ जोन कहलाता है। भारत 7000 समुद्री सीमा शेयर करता है अपने 7 देशों के साथ। देशों का नाम मैंने बता ही दिया है, हवाई सीमा के बारे में आपको बता ही दिया है। अब हम चलते हैं, जो मैंने जियोग्राफिकल बॉर्डर बताया था, अब हम चलते हैं कि डिमार्केशन के बेस पे बॉर्डर कितने प्रकार के होते हैं। डिमार्केशन मतलब सीमांकन। जब जो देश आपस में मिलते हैं और मिल के एक किसी बात पे सहमत होते हैं तो उसी को हम बोलते हैं सीमांकन। कि भाई आपने डिसाइड किया, दो पार्टी ने मिलके कि यहाँ तक मेरी सीमा है, यहाँ इसके आगे आपकी सीमा है, तो उसके बेस पे जो आपका डिमार्केशन के बेस पे जो आपका बॉर्डर होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक डिमार्केटेड जिसका सीमांकन अच्छी तरह से किया हुआ है, दोनों पार्टी म्यूचुअली एग्री। दूसरा अनडिमार्केटेड कि दोनों में इस बात पे सहमत बनी नहीं और वो सीमा का निर्धारण हुआ ही नहीं। डिमार्केटेड जो बॉर्डर होता है उसको बोलते हैं व्हेन देयर इज एग्रीमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन 2 कंट्रीज। जब 2 देशों के बीच में आपसी में सहमति बनती है, एक दूसरे से समझौता होता है, उसके बाद ए ज्योग्राफिकल सर्वे इज कैरीड आउट। उसके बाद उस सीमा का सर्वे होता है। जैसे भारत में भारतीय सर्वेक्षण संस्थान है वो, और हर देश की एक अपनी संस्थान होती है, दोनों मिलकर सर्वे करते हैं और मैप के ऊपर डॉट टू डॉट उस मैप को ड्रॉ करते हैं कि भाई ये लाइन हमारा जो बॉर्डर है वो इस तरह से चलेगा, और उसकी कॉपी साइन करके दोनों देश अपने पास रखते हैं, इंक साइन, ताकि कल को कोई डिस्प्यूट हो तो वो ग्राउंड में उसको रेफर कर सके। इज कैरिड आउट एंड बॉर्डर इज क्लियरली आइडेंटिफाइड ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर एक एक चीज मार्क कर दिया जाता है सो दैट नो डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टी, दोनों पार्टी के बीच में कोई डिस्प्यूट न हो। सच बॉर्डर्स आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एंड यूज्ड मार्क्ड बाय प्लेसिंग बाउंड्री पिलर एट रेगुलर इंटरवल्स। जब 2 देश मिलके ज्योग्राफिकल सर्वे करके एक एक पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं तो फिर उसके बाद उसी के मुताबिक वहां पे वो बॉर्डर पिलर लगाते हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है और वो मान्यता दी जाती है। दीज बॉर्डरी पिलर्स आर सीरियली नंबर्ड फॉर देयर एग्जैक्ट लोकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। तो ये जो बाउंड्री पिलर होता है इसमें सीरियल नंबर डला रहता है, उनका लोकेशन डला रहता है, उनका आइडेंटिफिकेशन डला रहता है, ताकि जैसे वो कहते हैं ना गांव में अगर खेतों 2 मेड़ की लड़ाई होती है तो वो काट के एक दूसरे को शिफ्ट कर देते हैं, तो कल को कोई ऐसा ना हो कि एक कंट्री ने गए और पिलर उखाड़ा, उस पिलर को उठा के कहीं और गाड़ दिया, बोले नहीं ये पिलर यहाँ नहीं है, आगे है या पीछे है। तो इन सब के बचने के लिए हर पिलर के ऊपर नंबर होता है और उस पिलर का जो लोकेशन है, ग्रिड रेफरेंस जिसको आपने मैप रीडिंग में पढ़ा है, वो मार्क किया हुआ रहता है, ताकि वो पिलर कहीं भी शिफ्ट करो जीआर की वजह से ग्राउंड में निकाल के उसकी लोकेशन को आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये हो गया आपके डिमार्केटेड बॉर्डर। दूसरा होता है अनडिमार्केटेड, वैसे बॉर्डर जिनका मूल्य सीमांकन नहीं किया गया है, जिसके ऊपर डिस्प्यूट है, जिसके ऊपर दोनों कंट्री एग्री नहीं है। अनडिमार्केटेड बॉर्डर्स विच आर आइदर नॉट क्लियरली डिफाइंड और acceptable by political leaders of 2 sovereign nations
कैन बी टर्न्ड एज अनडिमार्केटेड बॉर्डर। तो ये जो अनडिमार्केटेड बॉर्डर होता है, ये दोनों देश के जो सरकार हैं वो इसके ऊपर सहमत नहीं होती हैं, उनको अनडिमार्केटेड बॉर्डर कहते हैं। और इसका कारण झगड़ा हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, एक दूसरे की ज़मीन पर एक दूसरे के मुताबिक अवैध कब्जा हो सकता है, या दोनों की क्लेम करने का जो लाइन है वो उसमें सहमति नहीं बन पाती है। तो ये होता है। भारत का इस तरह का जो अनडिमार्केटेड बॉर्डर है वो पाकिस्तान और चाइना के साथ है। उसी चीज़ को यहाँ पे आपको हिंदी में लिखा हुआ है, तो जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। एमसीक्यू आएगा क्या? फरहान, मैंने आपको बता दिया है, आप इसका मतलब बीच बीच में छोड़ के चले जाते हैं। पूरे क्लास को ध्यान से सुने, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर आते हैं, 5 मिनट सुना फिर चले जाते हैं, फिर 5 मिनट के बाद आते हैं। तो कोई भी पढ़ाई आप सीरियसली करें, पूरे समय बने रहें, उसको ध्यान से सुने, क्योंकि एक भी चीज़ आप छूट जाएगा तो फिर आपको आगे समझ में नहीं आएगा। जैसे अभी एमसीक्यू के बारे में जो प्रश्न ये आपने पूछा है, ये मैंने इस क्लास के शुरुआत में ही बता दिया है। एनसीसी इज माई लाइफ। जय हिंद सर। सर, ग्रेजुएशन में एनसीसी ए, बी या सी होता, प्लीज़ बताएं। ग्रेजुएशन में, जैसा कि आप बता रहे हैं ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन में बी और सी दोनों होता है, ए नहीं होता है। ए जो होता है जनरली ए 8वीं क्लास में या 9वीं क्लास में बच्चे लेते हैं, ताकि 10वीं पहुंचते पहुंचते उनका ए सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाता है। बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट ये 2+1 3 ईयर का कोर्स है। ये आप 11th क्लास में भी ले सकते हैं, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में भी ले सकते हैं। अगर आपने 11th में ले लिया और आपके कॉलेज में या स्कूल में, इंस्टीट्यूट में 12th और कॉलेज में हैं, तो 12th और उसके ऊपर के अगर हैं तो आप 11th 12th में बी कर लेंगे, ग्रेजुएशन पार्ट 1 में जाएंगे तो आपका सी हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ 10+2 वाले में हैं तो आपका 2 साल में सिर्फ बी सर्टिफिकेट होगा। अगर आप कॉलेज में हैं तो वहाँ पर आप पार्ट 1 में फर्स्ट अगर एडमिशन लिए तो बी में एडमिशन लेंगे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में आपका बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम होगा और थर्ड ईयर में आपका सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम होगा। तो इस तरह से आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं तो आप बी में एडमिशन ले सकते हैं और आप बी और सी दोनों कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर ग्रेजुएशन में है फर्स्ट ईयर में अगर एडमिशन नहीं लिया तो आपका बाकी मौका बंद हो जाता, ऐसी बात भी नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर में हैं तब भी आप एनसीसी में एडमिशन ले सकते हैं। उस केस में आपका सेकेंड ईयर में होगा फर्स्ट बी सर्टिफिकेट का पहला साल, थर्ड ईयर में होगा बी सर्टिफिकेट का दूसरा साल और तीसरा साल होगा वो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आप कंटिन्यू एनसीसी कर सकते हैं। तो इस तरह से, चूंकि आपको पता होना चाहिए, बी और सी के लिए एडमिशन लेने के लिए आपकी जो उम्र है वो 26 साल तक होनी चाहिए। और 26 साल का मतलब होता है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी, अगर आप कॉलेज में एमए कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स में किसी में एडमिशन लिए हैं, तब भी आप एनसीसी में एडमिशन ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। पवन, राजू जय हिंद, अंकित ठीक है सर, मोहम्मद फैजान जय हिंद, प्रिंस नेगी जय हिंद, जय हिंद। तो यहां पर आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पे आपका आता है पार्ट 2। पार्ट 2 जो है वो है आपका हिस्टोरिकल बॉर्डर। ये बहुत जरूरी है। जब तक आपको अपने इतिहास का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप देश के लिए या देश को अच्छे तरह से समझ नहीं सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है ये समझना कि आप अपने इतिहास को पढ़ें, अपने गौरवशाली इतिहास को जानें और जानें कि पूर्व में भारत देश कितना विकसित था, कितना सुदृढ़ था, कितना स्ट्रॉन्ग था और उसकी पहुंच कहाँ तक थी। क्योंकि बहुत सी चीज़ों में हम अपने इतिहास से सबक लेते हैं, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं और वापस उन ऊंचाइयों को हासिल करने की कोशिश करते हैं। सर एमसीक्यू आएगा, बता दिया मैंने पहले, आप बार बार आप लोग वही रिपीट कर रहे हैं। एमसीक्यू प्रश्न आपका आएगा,
ए और बी सर्टिफिकेट में एमसीक्यू ही आएगा। तो अब हम चलते हैं हिस्टोरिकल बॉर्डर, जो आपके ऐतिहासिक सीमाएं थी भारत की, उसके बारे में। उसको 2-3 भागों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है आपका प्री इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता से पूर्व भारत की सीमाएं कहां से कहां तक फैली थी। उसके अंदर सबसे पहला आता है ग्रेटर इंडिया, अखंड भारत जो था वो क्या था, कहां से कहां तक फैला था, आपको जरूर से पता होना चाहिए। ग्रेटर इंडिया इज एन एरिया कंपोज्ड ऑफ मेनी कंट्रीज एंड रीजन इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया that were historically influenced by Indian culture and languages. The term Greater India is used to encompass the historical and geographical extent of all political entities of Indian subcontinent. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके नीचे आपको यहाँ एक मैप दिया हुआ है। इस मैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भारत देश की जो सीमाएं थी वे आपका भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम। तो कहने का मतलब आप देख सकते हैं कि पूरब से लेके पश्चिम तक जो डार्क येलो में दिख रहा है वो आपके भारत के बॉर्डर दिखाए गए हैं, और उसके बाद हल्के डार्क में जो बॉर्डर एरिया है उन सब एरिया के अंदर भारत का एक दबदबा था, बिजनेस था, उनकी मित्रता थी उन देशों के साथ। तो इस तरह से देख सकते हैं कि भारत लगभग इस प्रायद्वीप के अंतर्गत सबसे बड़ा देश था। ये आपकी ग्रेटर इंडिया का मैप दिखाया मैंने, उसी के बारे में बताया कि किस तरह से भारत प्राचीन समय में एक बहुत ही बड़े देश के ऊपर उनका अपना एक दबदबा था और वे एक समृद्ध और शक्तिशाली देश के रूप में जाने जाते थे। उसके बाद दूसरा है इन्वेडर्स एंड एक्सपीडिशनरी फोर्सेस। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, एक संप्रभुतापूर्ण संपन्न देश था। तो बाकी जो देश थे उनसे जलन होता था और उन्हें लगता था कि भारत इतना समृद्ध खुशहाल देश क्यों है। इसके वजह से हमें समय समय पर आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा और भारत से धन संपदा को लूटने के लिए अलग अलग लोगों ने भारत पे अटैक किया। इंडिया वाज ऑलवेज बीन ए सिंगल नेशन सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम एज भारतवर्ष और आर्य भूमि। मतलब बहुत पुराने समय से भारतवर्ष और आर्य भूमि जो था एक बहुत बड़ा देश के तौर पे जाना जाता था। और इतिहास बताते हैं कि जो भारत देश है इनको लूटने के लिए समय समय पर विदेशी जो हैं आक्रमणकारी आए, जो खास करके नॉर्थ वेस्ट के तरफ से आए। उनमें से जो प्रमुख थे वे हैं पोरस, चंगेज़ खान, मोहम्मद बिन कासिम एंड मोहम्मद गजनी। ये सारे जो रेडर्स थे ये आए, भारत पे अटैक किया, और इसके बारे में डिटेल में आपने स्कूलों में पढ़ा होगा। तो कहने का मतलब कि कोई भी राष्ट्र जब सुखी संपन्न होता है तो उसके साथ साथ वो दूसरे के लिए कि जलन पैदा करता है। तो जरूरी है कि आपका बॉर्डर स्ट्रांग हो, आपकी मिलिट्री सैन्य ताकत मजबूत हो, क्योंकि अगर आप सुखी संपन्न हैं, आपकी सैन्य ताकत अगर कमज़ोर है तो वही परिणाम होगा जो बहुत पहले भारत में हुआ था। तो इसीलिए इस चीज़ को जोड़ा गया है, बताया गया है ताकि आपको पता चले। इन्हीं में से एक मुग़ल डायनेस्टी थी जो टर्किश मंगोल ओरिजिन के थे, वो भी उसी वेस्ट से आए थे। इन्होंने लगभग 200 साल तक भारत के ऊपर शासन किया था, और उसका जो मैप है अभी आपको दाहिने तरफ जो ग्रीन दिख रहा है, ये आपको उस पीरियड का मुग़ल राजवंश के समय का ये मैप है। अगर इस मैप को आप ध्यान से देखेंगे तो अफ़गानिस्तान की तरफ से वो आए और लगभग पूरे भारत पे आपको उन्होंने आक्रमण करके कब्जा कर लिया। कुछ हिस्से खास करके जो साउथ इंडिया था, साउथ इंडिया के अंदर जो है कुछ एक राज्य थे वो उनके प्रभाव से बचे रहे, या फिर आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उन्होंने उस एम्पायर को कड़ा मुकाबला दिया। क्यों? क्योंकि उनकी सैन्य ताकत मजबूत थी और उनमें आपसी एकता ज़्यादा था। उसके बाद आपका आता है ब्रिटिश रूल। द ब्रिटिश केम अंडर द गार्ब ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। उस बिजनेस के बहाने आई भारत के अंदर
और भारत में 1858 से लेके 1947 तक अपना प्रभुत्व जमाया। उनका जो इलाका है यहाँ पे येलो कलर में मैप में दिखाया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये शुरू में आए बिजनेस करने के लिए। बिजनेस करने के साथ साथ इन्होंने भारत के ऊपर कब्जा करके यहाँ की जो भी संपत्ति थी उसको लूटा और लूट के फिर वो चले गए। उसके बाद आपका ये आता है तटीय क्षेत्रों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कोस्टल एरिया। आप अगर देखेंगे तो कोस्टल एरिया के अंतर्गत भी हमारा बिजनेस दूर दूर तक फैला हुआ था। और जो सी पावर कहते हैं, नेवी जो कहते हैं, ओल्ड टाइम की जो नेवी थी वो हमारी काफ़ी अच्छा था। और जो आपने प्री हिस्टोरिक टाइम के अंदर जो मैप देखा, उस मैप के वजह ये था कि हमारा जो समुद्री कारोबार था वो बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था। इसमें से खास करके जो आपके चोला राज्य थे, चोला का जो साम्राज्य था, केरला की तरफ जो मालाबार था, ये सब, उड़ीसा के पास जो आपका कलिंगा क्षेत्र था, तो ये सब ऐसे राज्य थे जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि उनका जो बिजनेस था वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था और वे व्यापार में तभी टिके हुए थे क्योंकि उनके जो आपका नेवी था वो उनका मौजूद था। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें इसलिए बताई गई हैं कि आपको पता चले कि किस तरह से हमारा जो इतिहास था वो एक गौरवशाली इतिहास था। क्यों था? क्योंकि हम सुखी संपन्न थे, बाकी देशों के तुलना में हमारे पास ज्ञान का भंडार था, आगे थे, सैन्य शक्ति भी हमारी मजबूत थी, तभी हमारा इतना विस्तार हुआ। लेकिन वक्त के बदलते हालात के हिसाब से धीरे धीरे सैन्य शक्ति आपकी कमज़ोर हुई। जैसे सैन्य शक्ति कमज़ोर हुई, आपकी एकता टूटी, तो आपको विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा और आप वापस गुलामी की तरफ बढ़ते चले गए। ये इसलिए बताया गया है कि अभी दोबारा वक्त है कि हम अपने इतिहास से सबक लें और अपने विरासत को हासिल करें, साथ ही साथ वो भूल न दोहराएं जो हमारे पूर्वजों ने किया था। जरूरी है कि एक सुदृढ़, ताकतवर सैन्य शक्ति हम हासिल करें। और जैसा कि मैं बार बार बताया, या पिछली बार भी जो मैंने उदाहरण दिया, किसी भी देश की सुदृढ़ता, शक्ति तभी संभव है जब उस देश के निवासी उसको मजबूत करें। और ये तभी संभव होगा जब हम सब भारत के निवासी इसके लिए अपना जी जान लगाएं और आँख, नाक, कान सतर्क रखें। खास करके जो बॉर्डर एरिया के अंदर हैं वे बिल्कुल सतर्क रहें। अगर वो सतर्क रहेंगे तो वो भारत की अखंडता में एक बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। जब स्वतंत्रता मिली हमें, उसके बाद क्या हुआ। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जब भारत आज़ाद हुआ था, उससे पहले जब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, राज के अंदर था, तो उस समय जब भारत छोड़ के जब ब्रिटिश जा रहे थे तो 565 प्रिंसली स्टेट थे। जो छोटे छोटे राजा थे वो करीब करीब 565 थे। उनको वो रिकॉग्नाइज करते थे ब्रिटिश। इनके अलावा बहुत सारे, ढेरों सारे जमींदार थे, जागीर था। तो जब वो 1947 में छोड़ के जाने लगे तो इनको उन्होंने अलग अलग स्वतंत्रता कर दिया। कहने का मतलब कि ब्रिटिश की ये पुरानी आदत थी डिवाइड एंड रूल। वो खुद तो छोड़ के 47 में गए, लेकिन भारत को बिखरा हुआ छोड़ के चले गए। तो जरूरी है कि इस तरह से अगर आप बटे रहिएगा तो आपकी एकता, संप्रभुता प्रभावित होगी। जो प्रिंसली स्टेट थे उनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण थे, फेमस थे, वे थे निज़ाम हैदराबाद के, मैसूर के, त्रावणकोर जो आपका केरला में था साउथ के अंदर, मध्य भारत के अंदर इंदौर था, और जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो ये सारे जो हैं पुराने जमाने के प्रिंसली स्टेट थे, रियासतें थी, जो बाद में 47 में आज़ादी के बाद वे भारत में समझौते के तहत उन्होंने विलय हासिल किया। अब आते हैं हम, जैसे हमें आज़ादी मिली, आज़ादी के साथ साथ हमें तोहफे में लड़ाइयाँ मिली। तो सबसे पहले जो लड़ाई हुई थी वो हमारे पाकिस्तान के साथ इंडो पाक वार जो 1947-48 का हुआ था, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। और ये आपकी इसकी डिटेल मिलिट्री हिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल में कवर नहीं करूँगा। तो पहला लड़ाई था 47-48 में पाकिस्तान के साथ।
फिर उसके बाद दूसरी लड़ाई आपकी 1962 में चाइना के साथ हुई थी, मैकमोहन लाइन जो था उसी के ऊपर। फिर उसके बाद 1965 में इंडो पाक वार हुआ, जो 8 अप्रैल से शुरू हुआ, 23 सितंबर 1965 तक चला। इसमें दोनों देश के बीच में ताशकंद समझौता हुआ था। फिर आपका इंडो पाक वार जो है वो 71 में हुआ, जो 3 दिसंबर से शुरू हुआ, 16 दिसंबर को ख़त्म हुआ। इसके अंतर्गत जो है 93,000 पाकिस्तानी ने सरेंडर किया था, प्रिजनर ऑफ युद्ध के बंदी बनाए गए थे, प्रिजनर ऑफ वार थे। और इसमें जो समझौता हुआ था पाकिस्तान के साथ 16 दिसंबर 1971 को, उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर। उसके बाद सबसे जो लेटेस्ट में अभी लड़ाई हमने लड़ी वो है कारगिल वार 1999 में। यहाँ पे पाकिस्तान ने भारत के एक पोस्ट को जो अल्टीट्यूड में था उस पर कब्जा कर लिया था। इसमें ऑपरेशन विजय किया गया है, ऑपरेशन विजय करके उनसे छुड़ाया गया। और 26 जुलाई 1999 जो है वो कारगिल की लड़ाई ऑफिशियली खत्म हुआ और वापस हमने अपने भूभाग पे कब्जा किया। उसके अलावा आपको पता है कि जितने भी ये विदेशी ताकतें हैं ये हमारे बॉर्डर एरिया के अंदर इंसर्जेंसी और टेररिज्म को स्पॉन्सर करते हैं, हमें डीस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि ये जितने भी पिछले लड़ाई हुई थी, तो लड़ाई दोनों देश के लिए बहुत ही एक कॉस्टली अफेयर है, बहुत ही एक महंगा खर्च होता है, इसमें पैसे की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है। तो उन लड़ाई से सबक सीखने के बाद जो हमारे पड़ोसी देश थे उन्होंने इंसर्जेंसी और टेररिज्म को अपनाया। क्यों? क्योंकि ये एक लो कॉस्ट ऑप्शन है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को गड़बड़ाने के लिए, अव्यवस्था को फैलाने के लिए जो इंसर्जेंसी और टेररिज्म है ये एक लो कॉस्ट वार है, लेकिन ये भी एक तरह की लड़ाई है जिसमें आप कम से कम खर्चे में आप उस देश को डिस्टर्ब कर देते हैं। इसके अंतर्गत जो भी बॉर्डर एरिया के अंदर पब्लिक होती हैं उनमें जो नाराज़गी होती है उसको बढ़ाया जाता है, उसका दोहन किया जाता है, उसको एक्सप्लॉयट किया जाता है, फिर उनको पैसे दिए जाते हैं, उनको बरगलाया जाता है, उनको वेपन दिया जाता है और उनको नशे का आदत दिया जाता है, ताकि ये सब मिलके वे अपने देश के खिलाफ लड़ाई, जिहाद या युद्ध छेड़ें या गुरिल्ला वारफेयर करें। तो ये ज़रूरी है कि जो बॉर्डर एरिया में लोग हैं उनके ग्रीवांसेस को सुना जाए, उनको समझाया जाए, उनको एजुकेट किया जाए, उनको भटकने से रोका जाए, उनको नशे के शिकार से बचाया जाए, तो तभी संभव है। इसीलिए ये जो टॉपिक जो है इसी के वजह से ऐड किया गया है। और आपने देखा होगा कि अभी एनसीसी में बॉर्डर एरिया एक्सपेंशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, उस चैप्टर को शामिल किया जा रहा है ताकि हमारी जो एनसीसी की स्ट्रेंथ है जो 15 लाख से 17 लाख और बाद में ये 25 लाख होने जा रहा है, तो सरकार का ये मानना है कि हमारे जो एनसीसी के ये कैडेट्स हैं ये हमारे सैनिक एक तरह से हैं जो बॉर्डर एरिया में रहते हुए अपनी देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए जी जान लगा सकते हैं। तो इस वजह से ये चीज़ें आपको ऐड किया गया है और आपको इम्पोर्टेंट बताया गया है। इसके बाद आता है ज्योग्राफिकल एंड टोपोग्राफी ऑफ बॉर्डर एरिया। बॉर्डर एरिया किस प्रकार का है, किस टाइप का होता है, उसके बारे में, इसमें क्या क्या बनावट होती हैं, वो सब चीज़ें आपको इसमें बताई जाती है। जैसे हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है, वहाँ का जो एरिया है वो हर टाइप का, जो बोलते हैं ना, भारत इतना बड़ा देश है कि आपको हिमालय की पहाड़ से लेके समुद्र की गहराई सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, इसमें आपको हर तरह के टेरेन देखने को मिलेंगे। राजस्थान का डेजर्ट भी है, उसके बाद आपको पंजाब का रिवराइन एरिया, समुद्र की नदी का जो बीच का इलाका होता है वो भी है, प्लेन भी है, माउंटेन भी है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि हर तरह के जो इलाके होते हैं, चाहे डेजर्ट हो, रिवराइन हो या आपका प्लेन हो या माउंटेन हो, उनकी एक अपनी अलग प्रॉब्लम है, उनकी एक अलग समस्या है और उसको हैंडल करने का तरीका अलग अलग है। उसी तरह से टेरेन के मुताबिक हम अपने फोर्स को डिज़ाइन करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, रक्षा के उपकरण खरीदते हैं ताकि उस टेरेन के अंदर वो बेस्ट सूटेबल हो। अगर आप बीएसएफ देखेंगे डेजर्ट में, वो कैमल और ऊंट के ऊपर चलते हैं, लेकिन वही बीएसएफ को अगर आप पंजाब में देखेंगे तो वो एक
गाड़ी पे चलते हैं, उसी को अगर आप माउंटेन में देखेंगे तो वो एक ट्रैक्ड व्हीकल में या ऑल टेरेन व्हीकल में चलते हैं। तो इस तरह से देखा आपने होगा कि हर जगह हर सिचुएशन के मुताबिक ये बदलता रहता है। ओम जय हिंद, अंकित जय हिंद, ब्लैक हार्ट, विजय वर्मा, खुशबू कुमारी, प्रिंस नेगी जय हिंद, अंकित, ऑफिशियल राजू यादव, पवन पवन आपके प्रश्न का मैंने जवाब दे दिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हर जगह के लिए उस जगह के मुताबिक हम फोर्स को बनाते हैं और जो भी हमें चैलेंज होते हैं उस लड़ाई टेरेन से लड़ने के लिए उसके मुताबिक बनाते हैं। जैसे डेजर्ट का एक खासियत क्या है कि बहुत ही खुला और लंबा चौड़ा इलाका होता है, वहाँ पानी की कमी होती है, पेड़ पौधे की कमी पाई जाती है, वेजिटेशन जो वनस्पति वगैरह है वहाँ पे बिल्कुल नहीं होता है, टेम्परेचर जो होते हैं दिन और रात में उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव होता है, जनसंख्या आपको उस इलाके में कम होता है, टाउन और विलेज आपको बहुत कम मिलेंगे, रोड नहीं मिलेगा, गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी, लूज सैंड होगा। उसी तरह से अगर आप पंजाब के प्लेन के एरिया में या जम्मू रीजन में जाएंगे वहाँ नदी नाला होगा, जिसके वजह से फ़ौज के ट्रुप्स का मूवमेंट जो होगा वो दिक्कत आएगी, कैनाल होगा। और अब अगर आप पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो वहाँ पे आपको पेट्रोलिंग करने में दिक्कत आएगा। तो इन सब चीज़ों वजह से क्या है कि वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, स्मगलिंग जो होती है, ड्रग्स का बिजनेस जो होता है, हथियारों का जो हेरा फेरी होता है, वो सब बढ़ जाता है। उसके बाद हम आते हैं पहाड़ी इलाका, माउंटेनस टेरन। उसकी एक अपनी अलग समस्या होती है। जो पहाड़ी इलाका है वो 9000 से लेके 20,000 फीट के ऊपर होती है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है मौसम आपका जो है असहनीय हो जाता है, लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि पूरे विश्व का हाईएस्ट बैटलफील्ड इंडिया में है, जो सियाचिन जिसे आप सुनते हैं। तो सियाचिन का जो युद्ध स्थल है वो पूरे विश्व का सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है। उस जैसे हाईएस्ट बैटलफील्ड के अंदर लड़ाई का एक अपना अलग समस्या होता है। वहाँ पर टेक्नोलॉजी की भी परीक्षा होती है, आपके हथियार नहीं चलते हैं, गोला बारूद मेंटेन नहीं करना हो पड़ता है। तो एक अलग समस्या आता है जो आप देखेंगे कि डेजर्ट से लेके अल्टीट्यूड तक अलग अलग तरीके का आता है। तो इन सब को हैंडल करने के लिए भारत ने अलग अलग तरीके का फौज या उसके साजो सामान है वो बना रखे हैं। अभी जो मैंने आपको ग्लेशियर बताया वो ग्लेशियर के बारे में बताया है। यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड जो है वो आपके भारत में ही है। उसके बाद आता है जंगल टेरेन। आपने देखा होगा कि जंगल में कोई भी आपने देखा होगा कि जो ऑपरेशन होता है जंगल के अंदर, छोटा सा ऑपरेशन होता है लेकिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन लग जाता है। क्यों? क्योंकि जंगल टेरेन के अंदर ऑपरेट करना बड़ा ही मुश्किल होता है, छिपाव की ज़्यादा साधन होते हैं। तो दुश्मन तक पहुंचना और दुश्मन को ख़त्म करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है और इसीलिए इस ऑपरेशन में आपको दिक्कतें आती हैं। और इसी तरह का जंगल का जो इलाका है वो आपके कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट में जो म्यांमार का बॉर्डर है, चाइना के साथ जो बॉर्डर है, वहाँ पर भी ये जंगल टेरेन काफ़ी है। तो ये सारी आपको दिक्कतें आती हैं। उसी तरह से कोस्टल एरिया जो है, इंडिया हैज ए कोस्टल लाइन ऑफ 7,516.6 किलोमीटर, जो कि 9 स्टेट एंड 2 यूनियन टेरिटरी के बीच में टच करता है। इसका जो बॉर्डर लाइन आप देखना चाहते हैं तो वो आपका मैप मैं दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं गुजरात के कच्छ से शुरू होता है, आखिरी में आपका कन्याकुमारी तक, फिर कन्याकुमारी से वापस कलकत्ता तक। तो ये लंबा चौड़ा आपका कोस्टल एरिया है, इसकी भी प्रोटेक्शन की ज़रूरी है। बाकी जो कोस्टल एरिया है उसकी जो डिस्टेंस वाइज कि किस स्टेट के साथ हमारी समुद्री सीमाएं कितनी है वो डिटेल यहाँ स्क्रीन पे दिए हुए हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तो इन सब के साथ जो हमारे समुद्री सीमा है वो आप डिस्टेंस वाइज आप देख सकते हैं, किसके साथ सबसे ज़्यादा है, किसके साथ सबसे कम है। इन सब पे ऑब्जेक्टिव आपको आ सकता है। इसके साथ साथ
भारतीय प्रायद्वीप के अंतर्गत 3 तरफ से चूंकि समुद्रों से घिरा हुआ है। एक तरफ अरेबियन सी है वेस्ट में, बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में, और साउथ में इंडियन ओशन है। तो ये जो कंप्लीट कोस्टल बेल्ट जो है, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। तो इसमें जो आपको सबसे याद रखने वाली बात है, जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ सकते हैं, वो आपको ABCD करके यहाँ पे दिया हुआ है। इंडिया इज़ हैविंग 7th लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। जो हमारा कोस्टल एरिया है वे पूरे विश्व का 7वां सबसे बड़ा हिस्सा है, और जो यहाँ पे आबादी रहती है वो हमारा 1/5 पॉपुलेशन जो है वो इन्हीं तटीय इलाकों में रहता है। इसमें सबसे ज़्यादा ऊपर में अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि गुजरात एक ऐसा स्टेट है जिसके साथ समुद्र तटीय जो अपना सीमा है वो सबसे ज़्यादा है, 1600 किलोमीटर। उसके अलावा 3 हमारे जो महानगर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वे इन्हीं समुद्र किनारे बसे हुए हैं। वो कौन कौन से 3 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं? पहला है मुंबई, दूसरा है चेन्नई, और तीसरा है कोलकाता। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि कोस्टल जो एरिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं इस टॉपिक का कंक्लूज़न। अभी हमने देखा कि बॉर्डर क्या होता है, कितने तरह के बॉर्डर होते हैं, ज्योग्राफिकल बेस पे देखा, डिमार्केशन के ऊपर देखा, उसके बारे में डिटेल में आपको समझाया गया है। फिर हमने हिस्ट्री पढ़ा कि किस तरह से हिस्ट्री में हम कहाँ से कहाँ तक फैले हुए थे, कौन कौन सी हमने लड़ाई लिखा, क्यों हम दूर दूर तक अपना फैले हुए थे, क्योंकि हमारे संसाधन इतने ज़्यादा थे कि हमारा बिजनेस व्यापार जो था वो बहुत देश तक फैला था। उसके साथ साथ हमारे नेवल फोर्स जो था वो और मिलिट्री पावरफुल थी, जिसके वजह से हम एक अखंड भारत के तौर पे यहाँ पे थे। लेकिन धीरे धीरे वो कमज़ोर होता गया, हमारी एकता घटती गई, हम टूटते चले गए, जिसका शिकार हुआ कि विदेशी आक्रमणकारी आए और हम पे शासन किए। हम कॉलोनियल माइंडसेट के अंदर दब गए और वो हमारे फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट किया। उन्होंने हमें विभाजन किया, हमें भटकाया और हम भटकते गए। तो ज़रूरी है कि आज हम पुनः एक विश्व के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश हैं, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास रिसोर्स है, और अभी ज़रूरत है कि हम अपने विचारों में बदलाव लाएं और भारत को पुनः एक सशक्त, समृद्ध और शक्तिशाली देश बनाएं। ये तभी संभव है जब हम सब भारतवासी मिलके इस दिशा में काम करेंगे और सहयोग करेंगे। और इस पूरे सहयोग में एनसीसी कैडेट्स का एक बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए ये जिम्मेदारी आपके कंधों पे दी गई है कि आप भारत की जो पुरानी गौरव गाथा थी उसको दोबारा हासिल करने में देश को आगे बढ़ाएं, मदद करें और हर संभव प्रयास करें। तो इस तरह से आपने देखा कि ये क्लास जो था, पार्ट 1 जो चैप्टर था वो ख़त्म होता है। अगली जो क्लास होगी उसका मैं टॉपिक आपको यहाँ दे देता हूँ, सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड रोल ऑफ एनसीसी कैडेट इन बॉर्डर मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बॉर्डर एरिया में बहुत सारे सिक्योरिटी से संबंधित चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों में एक एनसीसी कैडेट की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए हम सब मिलके भारत को एक सुनहरे भविष्य की तरफ लेके चले। और जिस तरह से आपने क्लास अटेंड किया बहुत खुशी हुई है। तो अगले क्लास का आप इंतज़ार करें, जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, कंटेंट तैयार हो जाएगा, मैं अगला क्लास लेके आऊँगा। यहाँ पे मैं दोबारा आपको बताना चाहूँगा कि जो भी एनसीसी के कैडेट्स हैं कृपया सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं और ऑल को सेलेक्ट करें ताकि हर क्लास का एडवांस में आपको सूचना मिल सके। तो आपको हर सूचना मिल सके। और दूसरा कि जैसा कि मैंने बताया, आप में से लगभग 75% लोग वीडियो को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। अब जब आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो भी कैडेट्स हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता उनको बताएं ताकि वे एनसीसी की पढ़ाई अच्छे से कर सकें, उनको सिलेबस पता हो, सही इन्फॉर्मेशन उनको सही जगह से मिले। यही हमारा मकसद है और उम्मीद है कि इसमें आपका तभी हम प्राप्त कर सकते हैं जब आप सब सहयोग करेंगे। तो फिर हम अगले क्लास में जब आपको लेके आएंगे तो मिलेगा। इस बीच जो भी लोग बाद में ज्वाइन किए हुए हैं, जिन्होंने इसको नहीं देखा,
ये वीडियो चैनल और चैट वीडियो अवेलेबल होगा, आप बाद में भी देख सकते हैं। चैट में तो आप भाग नहीं ले पाएंगे, लेकिन आप कमेंट में आप अपने प्रश्न डाल सकते हैं। कोशिश करूंगा मैं कि उस प्रश्न का जवाब दूं। लेकिन एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि अधिकतर जो प्रश्न आते हैं वे सारे जवाब मैं अपने वीडियो में दे चुका होता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके अगर एनसीसी के आप कैडेट हैं तो सबसे पहले एक प्लेलिस्ट है एनसीसी एग्ज़ाम, वो एक्सक्लूसिव आपके मैंने एनसीसी से संबंधित बना रखा है। तो एक बार आप उसको अवश्य पूरा वीडियो देख लें। अगर आपको वहाँ पे किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं मिलता है तभी आप कमेंट डालें, और इसी तरह से जोश के साथ क्लास को अटेंड करें ताकि हम सब मिलकर भारत को एक सुनहरे भविष्य की तरफ ले सकें। तो अब मैं इस क्लास को ख़त्म करता हूँ। अभी आपके थोड़े एग्जाम क्वेश्चंस देख लेता हूँ। अगर आपने कोई प्रश्न पूछ रखा है तो उसकी मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। आरपी सिंह, इज़ देयर एनी रिबेट फॉर नेशनल लेवल स्पोर्ट्स इन बी एग्जामिनेशन? जस्ट ए मिनट। ए, बी और सी सर्टिफिकेट के अंतर्गत जो आपको बोनस मार्क्स मिलता है वो है आरडीसी, माउंट एवरेस्ट एक्सपेडिशन, सेंट्रली ऑर्गेनाइज कैंप्स लाइक एक भारत श्रेष्ठ भारत, वाईईपी, शूटिंग स्पोर्ट्स, सेलिंग रेगाटा, माउंटेनियरिंग कोर्स, ट्रैकिंग, सेलिंग एक्सपेडिशन, अटैचमेंट कैंप, बेसिक एडवांस लीडरशिप कैंप, माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन। हाँ, बोनस मार्क्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल इवेंट। अगर आपका प्रश्न क्या था? नेशनल लेवल स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपने भाग लिया तो आपको 5% बोनस मार्क्स मिलेंगे ए, बी और सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में। इवेंट विल बी अप्रूव्ड बाय हेडक्वार्टर डीजी एनसीसी ऑन केस टू केस बेसिस। तो इंटरनेशनल इवेंट्स तो लिखा हुआ है, बट उसके अलावा एक मिनट, बोनस मार्क्स अवॉर्डेड, सिर्फ इंटरनेशनल का लिखा हुआ है, नेशनल लेवल का इसमें नहीं है। बट चूंकि आपने नेशनल लेवल पे अगर पार्टिसिपेट किया है तो आप अपने बटालियन के थ्रू अप्रोच करें। फिलहाल तो इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई अच्छा अगर काम किया है तो क्या आपके लिए बेस्ट हो सकता है वो डीजीएनसीसी लेवल पे डिसीजन होगा। तो मैं चाहूँगा कि आपने अगर राष्ट्रीय स्तर पे प्रतिनिधित्व किया है, नाम कमाया अगर है, तो अपने केस को बटालियन के थ्रू प्रोसेस करेंगे। कभी कभी अगर आउट ऑफ वे भी जाके आप लोगों को हेल्प किया जाता है, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि जो हमारे भारत देश के प्रतिभावान छात्र हैं, जो एनसीसी कैडेट्स हैं, उनको बढ़ावा मिले। तो अवश्य मिलेगा, आप इसको प्रोसेस करें। आरपी सिंह, तो अभी मैं देख रहा हूं कि आपके कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो अभी मैं इस क्लास को यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद है कि आपको इसमें फ़ायदा पहुंचा होगा, और मैं दोबारा आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सभी को बताएं ताकि सभी इसके फ़ायदा को उठा सकें। ये वीडियो आपको इस क्लास के बाद भी अवेलेबल होगा, चैट भी अवेलेबल होगा, तो आप उसको देखें, पूरा देखें, समझें। अगर आपको वहाँ पे किसी प्रश्न का जवाब नहीं मिलता है तो आप अपना क्वेश्चंस जो हैं, डाउट जो हैं, कमेंट्स में डाल सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे अवश्य जवाब दूंगा। तो उम्मीद है कि आपने इससे फ़ायदा उठाया होगा। तो अभी हम अगले क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, गुड नाइट।